बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्ट्रा फिजिक्स। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, सेकंड वन कूलम्स लॉ, थर्ड कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, फोर्थ कंपैरिजन ऑफ electrostatic force in vacuum and electrostatic force in medium. So start करते हैं स्टूडेंट। What is meant by electrostatics? Electrostatics is basically a combination of two words, electro and statics. Electro means charge and static means rest. तो स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे डिफाइन करेंगे? The branch of electricity and magnetism in which we study about charges at rest. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को at rest पढ़ें, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आ जाती है कि चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? Charge is the property of a substance due to which it exerts force of attraction or repulsion on other substance. Charge किसी भी substance की वो property है जिसमें ये force of attraction या repulsion किसी दूसरे substance पे exert करता है। Student, charge basically हमारे पास किसी भी substance की intrinsic property होती है। Charge produce कैसे होता है? स्टूडेंट, आपको पता है कि एटम जो है बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एटम जो है बेसिकली 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। उनमें एक आपके पास आ जाता है प्रोटॉन, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे हम कहते हैं जी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन हमारे पास होते हैं न्यूट्रल। अब ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? ये चार्ज आता कहां से है? एज अ होल स्टूडेंट, आपको पता है कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, उस पे सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो एज अ होल हमारे पास जो एटम है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आते हैं? चार्ज आते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाए या उससे डेफिशिएंसी यानी कम हो जाए इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिकली वो बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज अप हो जाती है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं चार्ज के लिए। आपके पास पीसेस ऑफ पेपर हो और एक कोम हो, तो आप क्या करें? आप कोम को अपने बालों में रब करें और पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेकर जाएं, तो वो पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो क्या चीज प्रोड्यूस हुई उस पर? दिस इज बेसिकली अ चार्ज। ये आपके पास जो प्रोड्यूस हुआ ये चार्ज है और ये प्रॉपर्टी है जो किसी भी फिनोमेना में किसी भी सब्सटेंस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए पॉसिबल होता है। अब हमारे पास स्टूडेंट दो तरह के चार्जेस होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बेसिकली प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट फिनोमेना है चार्ज। आपके पास किस फॉर्म में होता है? चार्ज बेसिकली आपके पास होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब? चार्ज जो आपके पास रेडियस होती है डिस्क्रीट होती हैं और ये आपके पास डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ चार्ज। तो ये बेसिकली आपके पास होता है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस आपके पास ये बेसिक जो एलिमेंट्री चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उसका इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है q = ne। बेसिक जो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के। तो चार्ज आपके पास क्वांटाइज्ड होता है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये आपके पास जो है ट्रांसफर होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। अच्छा जी, चार्ज का यूनिट क्या है? तो स्टूडेंट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उसके नेम पे चार्ज का यूनिट रखा गया है। तो बेसिकली आपके पास जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है वो कूलम है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने भी फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक था उसको डिस्कस किया कि चार्ज बेसिकली क्या है, की प्रॉपर्टीज क्या है। आपके पास जो है प्रॉपर्टीज ये है कि सेम जो आपके पास चार्जेस होते हैं
लाइक चार्जेस है कोई कहा जाता है, यानी दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो वो लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो ये चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज में हमने पढ़ा कि दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। फिर हमने चार्ज की क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसकी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने उसके यूनिट के बारे में पढ़ा कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानब जो कि है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बेसिकली कूलम लॉ जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम, उसने 1785 में ये प्रेजेंट किया था और उसने apparatus यूज किया था टॉर्शन बैलेंस, और इसकी स्टेटमेंट ये है, दिस लॉ स्टेट्स दैट the magnitude of force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये लॉ ये हमें बताता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो उन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Direct means by increasing one quantity will also increase other one, और inverse relation का मतलब है क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी में कमी आएगी। तो ये आपके पास आ गई बेसिकली जो है स्टेटमेंट। हम डायग्राम्स की तरफ जाते हैं कि कैसे आप चार्जेस की अट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में पढ़ते हैं और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में। लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, say q1 and it's q2, और ये हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। q1 चार्ज और q2 चार्ज सेम चार्जेस हैं, हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ को। अब मैथमेटिकली हमारे पास जो स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी उसके मुताबिक कि जो ये हमारे पास फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बेसिकली इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, यानी जो फोर्स है हमारे पास बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास आ गई जी फर्स्ट जो रिलेशन हमने लिखी है उस स्टेटमेंट से। और उसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा ये है कि ये फोर्स आपके पास जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखेंगे, f is inversely proportional to the square of distance between them। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास क्या जाएगा जी, f is directly proportional to q1 q2 divided by r square। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब भी आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हो तो आप उसको रिमूव करने के लिए इक्वल्स टू का निशान लगाते हैं और साथ में कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। अच्छा जी, ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया है, f is directly proportional to q1 q2 divided by r square। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम रिमूव करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हम एक इक्वल टू का निशान लगाएंगे और साथ में कांस्टेंट k q1 q2 divided by r square। हमने यहाँ पर कांस्टेंट यूज किया k बेसिकली आपके पास क्या है जी, k is known as कूलम कांस्टेंट। इसको कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी वैल्यू आपके पास बराबर होती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके पास k की वैल्यू है और हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं k की जगह, तो f हमारे पास बराबर आ जाएगा f इक्वल्स k की जगह पे हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये है वो फाइनल फॉर्म कूलम्स लॉ की, और हम जो मीडियम यहाँ पर यूज कर रहे थे दो चार्जेस के दरमियान जो हमारा मीडियम था वो बेसिकली हमारे पास क्या है, स्पेस है। स्पेस या हम यहाँ पर ले रहे हैं एयर ले रहे हैं, तो ये हमारा मीडियम था। तो हम इसको वैक्यूम के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान वो किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। स्टूडेंट याद रहे
जो हमने सिंपल यूज किया एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहा जाता है। के की जो बेसिकली वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन मीडियम, कि मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया है वैक्यूम और कूलम्स लॉ का फाइनल फॉर्म, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को। तो हमारे पास कूलम लॉ की जो फाइनल स्टेटमेंट आई थी किसके बराबर थी, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम which is completely specified by its magnitude as well as direction, जिसकी मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी होती है। सो यहाँ पर हमारे पास जो कूलम्स लॉ है इसकी फोर्स हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन भी होगी। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दो चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। ये जो मैंने लिखा F21 का मतलब आपके पास इस Q2 और ये Q1 सेकंड F21 का मतलब कि Q2 पर जो फोर्स लग रही है, किसकी फोर्स लग रही है, पहले चार्ज की फोर्स, तो इसका हम कहेंगे F21। और इसी तरह से F12 यानी पहले चार्ज पे सेकंड की जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको हम कहेंगे F12। और R12 और R21 बेसिकली आपके पास ये यूनिट वेक्टर हैं और ये आपके पास आ गया R डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यूनिट वेक्टर जो आपके पास डायरेक्शन को शो करते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को यूनिट शो करने के लिए हम डायरेक्शनल वेक्टर लेते हैं जिनको यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। तो हम सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं F21 के लिए। तो यही कूलम लॉ की जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म में F21 हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट आप देख सकते हैं कौन सा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, R12। तो हम इधर लिख लेंगे R12 यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड चार्ज। इसी तरह से हम जो हमारा पहला चार्ज है उसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे, F21 की बजाय F12 लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां पर कौन सा आपके पास यूनिट वेक्टर है, ये वाला यूनिट वेक्टर R21। तो हम लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर, ये उसकी डायरेक्शन आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गई और ये फोर्स वेक्टर आ गया आपके पास। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास, ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की। अब आप इस फिगर से देख सकते हैं, फिगर से आप क्या देख सकते हैं कि R12 और R21 दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। तो हम R12 की जगह लिख लेंगे R12 हमारे पास बराबर हो जाएगा -R21 के। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है जी, अपोजिट। एक जो है वेक्टर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है और जो R21 है वो इस डायरेक्शन में है। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन कौन सा यूज होगा, फिर नेगेटिव साइन यूज होगा। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि ये R12 किसके बराबर है, -R21 के। तो हम इस इक्वेशन में R12 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी -R21। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, F21 equals 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और R12 की जगह पे मैं लिख लूंगा -R21 यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर। आप क्या करें स्टूडेंट, आप इस माइनस को स्टार्ट में ले जाएं। तो आप जब इस माइनस को स्टार्ट में लेके जाएंगे तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, F21 equals -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और आगे यूनिट वेक्टर कौन सा रहेगा, R21। अब स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर A, और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखें जरा। इक्वेशन 2 क्या है, F12 = 1/4
सारी चीज जो है बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 से किसके बराबर है, F12 के। अभी हमने उस इक्वेशन को देखा कि F12 इस सारे के बराबर है, फिर सिर्फ यहाँ पर साइन कौन सा आ गया, नेगेटिव, माइनस F12। तो स्टूडेंट ये है बेसिकली वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और चार्जेस हमने लाइक चार्जेस यूज किए थे, तो लाइक चार्जेस में आपके पास जो है ये फॉर्म आपके पास आ गई, और ये साइन जो शो कर रहा है आपके पास ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो यूनिट वेक्टर थे अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर साइन आपके पास क्या गया, नेगेटिव आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गई कूलम्स लॉ। स्टूडेंट ये हमारा सेकंड टॉपिक था कूलम्स लॉ। उसमें हमने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट, उसकी डायग्राम, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन और कूलम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, और फिर हमने डिस्कस किया वेक्टर फॉर्म को, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी आपके पास वेक्टर फॉर्म होगी। अच्छा स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। इससे पहले जो हमने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट ये सारी जो डेरिवेशन थी वो बेसिकली फॉर दी वैक्यूम, ये पहले आपको मैं बता चुका हूं, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम यानी फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस के लिए हमारे पास जो कूलम लॉ की जो फॉर्म आती है वो ये फॉर्म आती है, वैक्यूम इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। पर स्टूडेंट जब कोई भी इंसुलेटर या कोई मटेरियल मीडियम किसी चार्जेस के दरमियान इंसर्ट किया जाता है तो देन आपके पास जो है ये कूलम लॉ की स्टेटमेंट या कूलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास क्या बन जाती है। तो फॉर f मीडियम हमारे पास जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बजाय हम टर्म यूज करते हैं एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एप्सिलॉन सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन यूज होता है परमिटिविटी इन एनी मटेरियल मीडियम। यहां पर स्टूडेंट हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, उसको कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली इट्स अ रेशियो बिटवीन परमिटिविटी इन एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r डिवाइड एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, ये हम यूज करेंगे बिकॉज़ हमें रिलेशन मालूम करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम, किसी मीडियम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम के दरमियान क्या रिलेशनशिप आता है। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमने कंपैरिजन करना है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कूलम्बिक फोर्स है इन वैक्यूम, और यही कूलम्बिक फोर्स इन एनी प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप आता है। यानी F वैक्यूम इज ग्रेटर देन F मीडियम, तो कैसे ही ग्रेटर आता है, तो इस रिलेशनशिप को हमने डिराइव करना है। स्टूडेंट अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं, एक सबसे पहले रिलेशनशिप पढ़ा F इन वैक्यूम, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स वैक्यूम में किसके बराबर आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये रिलेशनशिप हमारा पहला टॉपिक था कूलम्स लॉ। F मीडियम से क्या मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हमने यही डिफरेंस बताया था कि आपके पास जो है एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम के लिए और एप्सिलॉन जो यूज होता है वो फॉर मीडियम। और थर्ड रिलेशनशिप अभी हमने डिराइव किया था कि हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो बेसिकली परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 2 में इसकी ये वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह पे एप्सिलॉन की जगह पे हम किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, F मीडियम इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन किसके बराबर है, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट के, इसकी जगह लिख लें एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या चीज है q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आप स्टूडेंट यहां पे देखें, आप इस एप्सिलॉन r को बाहर लिख सकते हैं, आप 1/एप्सिलॉन r को बाहर लिख लें, और आगे क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर F मीडियम। ये हम मीडियम की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं।
अब ये आपके पास ये सारी चीजें अगर आप इसको देखें और से और इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये सारे के सारा कूलम्बिक फोर्स इन वैक्यूम। तो हम इसकी जगह पे यानी ये सारी वैल्यू है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं F वैक्यूम। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास F मीडियम इक्वल्स 1 ओवर एप्सिलॉन r। इस सारे की जगह हम लिख लेंगे जी F वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय F वैक्यूम। फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं जी। फर्दर सिंपलीफाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन r को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर क्या बचेगा सिर्फ F वैक्यूम बचेगा। तो F वैक्यूम हमारे पास बराबर होगा एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई बाय F मीडियम। तो स्टूडेंट याद रहे कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो मीडियम के लिए किसी भी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 है और वैक्यूम के लिए ये बेसिकली 1 के बराबर होती है। तो इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चलता है कि जो F वैक्यूम है वो बेसिकली क्या है ग्रेटर देन F मीडियम है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मींस इसका क्या मतलब है? इसके जो है फिजिकल मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग ये है कि जो हम कूलम्बिक फोर्स पढ़ते हैं या कूलम्ब्स लॉ में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की बात करते हैं तो उसका इफेक्ट ग्रेटर होता है। कब ग्रेटर होता है? जब जो है दो चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर हो या फ्री स्पेस हो तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन जब आप उसमें कोई भी मीडियम इंसर्ट कर देंगे कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो इसका इफेक्ट उसकी बनिस्बत कम हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप हमने प्रूव कर दिया और ये था स्टूडेंट हमारा आज का लास्ट टॉपिक। हमने फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम उसका कंपैरिजन कर लिया और उसके रिलेशनशिप को डिराइव कर लिया। अच्छा स्टूडेंट लेक्चर के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आते हैं एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में कि जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी डायमेंशंस क्या हैं। तो हम डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 और यूनिट है कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी हम डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज आपके पास जो कूलम है वो कूलम किसके बराबर है? तो आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T। करंट का यूनिट होता है एंपियर। तो 1 एंपियर इक्वल्स चार्ज का यूनिट 1 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट 1 सेकंड। तो हम सेकंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कूलम हमारे पास बराबर हो जाएगा एंपियर सेकंड के। तो स्टूडेंट हम यहां पर कूलम की जगह लिख लेंगे एंपियर सेकंड और न्यूटन हमारे पास जो है वो बराबर होता है न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स बराबर होती है ma के और फोर्स न्यूटन उसका यूनिट है यूनिट और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे और कूलम की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कूलम का स्क्वायर है तो कूलम बराबर है एंपियर सेकंड के। तो हम इसको लिख लेंगे एंपियर सेकंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे स्क्वायर को ओपन कर लें तो एप्सिलॉन = एंपियर का स्क्वायर साथ में सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर इनटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये एप्सिलॉन आ जाएगा किसके बराबर जी एप्सिलॉन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर तो सेकंड की पावर 4 डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर क्यूब। अब ये आपके पास एंपियर की डायमेंशन A की डायमेंशन A ही होती है। सेकंड के लिए हम कैपिटल T यूज करते हैं, किलोग्राम के लिए हम कैपिटल M यूज करते हैं और मीटर क्यूब है तो लेंथ के लिए हम L यूज करते हैं। ये डायमेंशंस है बेसिक डायमेंशंस हैं। तो हम इनकी बेसिक फॉर्म में लिख लेते हैं। एंपियर स्क्वायर है तो एंपियर स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे सेकंड की पावर 4 है इसके लिए हम टाइम के लिए T यूज करते हैं T की पावर 4 डिवाइडेड बाय किलोग्राम तो कैपिटल M मीटर का क्यूब तो L का क्यूब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेकर जाएं तो आपके पास एप्सिलॉन r की डायमेंशन क्या बनती है आप लार्ज ब्रैकेट्स में लिखेंगे a² T पावर 4 M जो है यहां पर पॉजिटिव तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव तो M-1 और L +3 है तो L आपके पास आ जाएगा -3। तो स्टूडेंट ये है डायमेंशन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यानी a² T पावर 4 M -1 L -3 एक
डायमेंशन लिखते हैं।